Hello and welcome back everybody to my YouTube channel. This is CH Chinmay Pathak and this is our day 8. आज 8वां दिन है for our answer writing daily answer writing practice. Every day evening 6 to 7 के बीच में I come here and write the answers for you guys. And अब तक हमने 28 complete questions कर चुके हैं हम लोग. We have wrote roughly 28 question. Indian Regulatory Framework, Indian Contract Unit 1, Unit 2, Unit 3, everything we have covered. And again today I'm going to cover Indian Contract Unit 2 and Unit 3 questions. 4 questions daily. Come here, sit with me, likhiye mere saath, and that's it. You can send me your answers to my WhatsApp number 922 61 38 606. Again at the end of the session I'm going to give you so that I can check your answers, revert back to you, evaluate it thoroughly. Apart from this, I just want to tell you guys I have also launched a live batch. 20th March से मेरा सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस का 2025 अटेम्प्ट जो भी है मई जून एंड अगेन नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए सितंबर के लिए भी माय बैच इज गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम 20th ऑफ मार्च सो यू कैन वेरी वेल जॉइन इट. इट विल बी अ लाइव बैच. इट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन. दूसरी चीज इसमें आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिलने वाले हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज भी मैंने लॉन्च करी है. 50 रुपीज टेस्ट सीरीज भी है एंड 199 रुपीज टेस्ट सीरीज भी है. 199 में सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट पेपर हम कंडक्ट करवाने वाले. अगेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 20th ऑफ मार्च. सो हरी अप गाइस, डोंट सिट आइडल. शुरू करते हैं. आज क्वेश्चन लिखना, सॉरी आंसर लिखना. क्वेश्चन है स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. एक अग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना वॉइड होता है, ये बताया गया है हमको ऑलरेडी सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में. इसके एक्सेप्शंस बताने हैं हमको. 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 2. तो पहले याद रखना है कोई भी अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता वो वॉइड ही होती है. लेकिन कुछ 7 केसेस होते हैं. कितने? 7 केसेस. 7 केसेस में ये रूल चलता नहीं है. यहाँ पे बिना बिना कंसिडरेशन के भी अग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा. पहला होता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अगर हम किसी के साथ कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं प्रेम भाव से, अफेक्शन भाव से, और उसको रजिस्टर भी करवा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो वहां पे बिना कंसिडरेशन के भी चीजें चलेगी. जैसे हस्बैंड ने वाइफ को कुछ प्रॉमिस किया है आउट ऑफ लव और उसको रजिस्टर करवाया है, तो इवन व्हेन वाइफ से हस्बैंड को कुछ मिल नहीं रहा है एज पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी वो अग्रीमेंट वैलिड रहेगा. दूसरा होता है कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. सर इसका मतलब क्या होता है? कोई रास्ते से जा रहा था, किसी की फैक्ट्री जल रही थी, उसने उस फैक्ट्री की आग बुझा दी. फैक्ट्री मालिक आया, खुश हो गया, बोला आज मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा क्योंकि तूने फैक्ट्री की आग बुझाई थी. अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में जिसने आग बुझाई उससे उस मकान मालिक के पास या फैक्ट्री के ओनर के पास कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है. चीजें हो चुकी है. उसने किसी भी ऑफर के बिना, किसी भी सोच समझ के बिना, किसी भी पैसे के बिना उस फैक्ट्री को बचाया था. तो यहाँ पे जो हमारा पास्ट या वॉलेंटरी सर्विसेज है, मन से की हुई सर्विसेज, उसके लिए भी अगर हम कुछ करते हैं तो अगेन इट इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड अग्रीमेंट. नेक्स्ट होता है टाइम बार्ड डेट. मैंने बताया था उस दिन भी कि अगर कोई भी किसी भी आदमी से कुछ पैसे लेने हैं, ड्यू होने के 3 साल के अंदर पैसे रिकवर हो जाने चाहिए. नहीं हो रहे हैं तो आप उसके ऊपर केस फाइल कीजिए. अगर आप 3 साल बैठे रहते हैं, कुछ केस फाइल नहीं करते, तो गवर्नमेंट कहता है, कोर्ट कहता है हम आपको 3 साल के बाद बचा नहीं पाएंगे. तो उस केस में वो डेट हो जाता है टाइम बार्ड. ये इंडियन लिमिटेशन एक्ट है जिसमें ये सब लिखा हुआ है. तो इस केस में मैं वापस जा रहा हूँ उस बंदे के पास, बोल रहा हूँ देख भाई मेरे को पैसे दे दे. उसने वापस एक हाँ बोला, लिख के दे दिया कि यस आई विल गिव यू मनी, और साइन कर दिया, या फिर उसके एजेंट ने साइन कर दिया. तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अब मुझसे उसको कुछ जाने नहीं वाला, उससे मुझे सिर्फ पैसे आने वाले. तो अगेन दिस विल बी टाइम बाद डेट को अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं पे करने का, तो ये भी अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड रहेगा. इसके बाद अगर हम एजेंसी क्रिएट करते हैं किसी के साथ, किसी को अपना एजेंट बनाते हैं, तो वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता, फिर भी वैलिड है. कंप्लीटेड गिफ्ट. किसी की शादी में मैं गया, जाने के बाद मैंने खुशी खुशी में मजे आ गए, इसलिए मैंने उसको 10 लाख रुपए हाथ में दे दिए. आने के बाद समझा दी क्या कर दिया. तो गिफ्ट तो दे चुका हूं, अब जाके कोर्ट में केस करूंगा तो कोर्ट बोलेगा नहीं कंप्लीटेड गिफ्ट है. मैं बोलूंगा सर लेकिन मैंने उसको 16-10 लाख का गिफ्ट दिया, उसने मुझे तो कुछ दिया नहीं. तो कोर्ट बोलेगा लेकिन ये एक्सेप्शन में कवर्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि बिना कंसिडरेशन के अग्रीमेंट वैलिड रहेगी जब अगर आप कंप्लीटेड गिफ्ट है, मतलब आपने किसी को गिफ्ट दे दिया है, फिर आप उसको वापस मांग नहीं सकते. बेलमेंट. सर बेलमेंट क्या होता है? अगर मैंने किसी के पास मेरा कोई भी सामान रखा हुआ है, उसकी देखभाल करने के लिए मैं जाके आता हूँ, तब तक तेरे पास रख, तो वहां पे उसको मेरे से कुछ मिलने नहीं वाला, लेकिन उससे मुझे क्या मिल रहा है? वो मेरे सामान का देखभाल कर रहा है. तो अगेन वन वे वन फ्लो कंसिडरेशन है, चलेगा. पेमेंट के केस में ये चलता है. एंड लास्ट आ जाता है सर चैरिटी. अगर हम किसी को प्रॉमिस करते चैरिटी करने के लिए और बाद में हम नहीं बोलते हैं, तो फिर भी वो कोर्ट या टेम्पल या जो भी है वो हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है कि इन्होंने चैरिटी का प्रॉमिस किया था
लेकिन अब ये पैसा नहीं दे रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इवन व्हेन यहाँ पे मेरे तरफ से टेम्पल को कुछ जा रहा है, लेकिन टेम्पल से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये 7 सिंपल केसेस हमको यहाँ पे लिखने, सब थ्योरी क्वेश्चन है, एकदम आसान से हम लिखेंगे। शुरुआत करता हूं मैं, शुरुआती लाइन में लिखूंगा द जनरल रूल इज दैट एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन is void. कोई भी agreement without consideration is void. However, following are the exceptions to this rule. ये रूल के लिए कौन से एग्जाम्पशन है? 7 है। पहला मैंने आपको बोला नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लैंग्वेज लर्न नहीं होगा चलेगा, लेकिन हेडिंग लर्न होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब कोई भी अग्रीमेंट रजिस्टर की जाती है, बनाई जाती है और रजिस्टर की जाती है और रिटर्न होती है, तो उसको बिना कंसिडरेशन के माना वैलिड माना जाएगा। उसमें लिखेंगे एन अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ natural love and affection, right, and is written and registered is valid without कंसिडरेशन। शॉर्ट में लिखना है सब। नेक्स्ट क्या मैंने आपको बोला, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए आप कंपेंसेशन दे रहे हो। कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए आप क्या दे रहे हो? कंपेंसेशन दे रहे हो। तो हम लिखेंगे अब प्रॉमिस to compensate for past voluntary services is valid without consideration. Very good. नेक्स्ट टाइम बाद डेट को प्रॉमिस कर रहे हो, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। जो भी टाइम बार्ड डेट है उसको पे करने का अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो वो यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट एंड साइंड बाय, साइन किसने करना चाहिए? डेटर और हिज ऑथोराइज्ड एजेंट is valid without consideration, बिना कंसिडरेशन के वैलिड रहेगा। नेक्स्ट को लिखना है फोर्थ। फोर्थ में जाएंगे तो फोर्थ में क्या लिखा है सर? फोर्थ वाला आपको मैंने बताया था कि मैंने याद करिए, पहले मैंने आपको बताया था कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, दूसरा मैंने बताया था पास्ट वॉलंटरी सर्विस होना चाहिए, तीसरा मैंने बताया था आपको कि टाइम बाय डेट होना चाहिए, फोर्थ क्या था? फोर्थ मेरे हिसाब से एजेंसी था। इसके बाद मैंने आपको कंप्लीटेड गिफ्ट बोला था, इसके बाद मैंने आपको बेलमेंट बोला था एंड लास्ट वाला बोला था चैरिटी। तो यहाँ पे फोर्थ में आ जाएगा एजेंसी। इसे लिखेंगे नो consideration is required to create agency। ठीक है। फिफ्थ वाला है completed gift। आई होप मेरा रिकॉर्डिंग सही से चल रहा है। यप, ऑल कूल। completed gift हम लिखेंगे नो कंसिडरेशन is required in cases of completed gifts।
इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट था जो मैंने बोला था दैट वाज बेलमेंट, एंड इसके बाद चैरिटी। बेलमेंट में हम वही लिखेंगे सिर्फ, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड अंडर बेलमेंट। सेवन मैंने बोला था चैरिटी, इधर भी वही आएगा, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड अंडर चैरिटी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ आईसी 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के प्रोविजंस में नीचे दी गई चीजों को पढ़िए और एक्सप्लेन करिए। पहला कहता है अग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड। रहते क्या वैलिड? बिल्कुल वैलिड रहेंगे, लेकिन राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। अरे यार अभी तो बताया हम, टाइम बार डेट बिल्कुल एनफोर्स हो सकता है, सिर्फ साइन करना चाहिए। तो याद रखिए सेक्शन 25 का रूल है जो कहता है अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कौन सा सेक्शन है? 25, मैंने ऊपर लिखा नहीं था लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, सेक्शन 25 का रूल है जो कहता है कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। और यहाँ पे ये सेक्शन 25 के जो एक्सेप्शन है इनके बारे में बात कर रहा है, तो हम इधर भी लिखेंगे as per section 25 of the Indian Contract Act 1872, an agreement without consideration is void। ये तो सबको क्लियर हुआ है, लेकिन there are certain exceptions to this rule also। However, there are certain exceptions to this rule। ये तो सही है। अब पहला वाला agreements out of love, agreements made आउट ऑफ लव एंड क्या है? अफेक्शन। तो इसको हम लिखेंगे, पहला पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे, आर वैलिड अग्रीमेंट्स। जो उन्होंने लिखा है वो पूरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे, फिर इसको हम बात करेंगे कि लिखेंगे एन अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ natural love and affection and is written and registered is, अरे ये क्या हो गया, is valid and enforced। Thus this statement is true। क्या करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है कि ट्रू फॉल्स पूछा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट। बस हो गया, यहाँ पे कुछ भी अपने को दूसरा लिखना नहीं है। सेकंड हम लिखेंगे इधर एक ऐड कर दो, इवन विदाउट कंसिडरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकेंड लाइन में लिखता है मालिक हमारा, क्या लिखता है? प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। लिखो ये स्टेटमेंट, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। इसमें लिखेंगे ऐसा थोड़ी होता है, लिखेंगे where a person oblique debtor promises to pay
time bought debt and signs it by himself or his authorized agent, then it becomes an enforceable promise. Thus, statement given is incorrect. स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। माय गॉड, आगे चलते हैं। So the next question in front of me is from unit 3, लॉ रिलेटिंग टू माइनस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीफली बताइए क्या होता है। माइनस के कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, कौन बताएगा मुझे, क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। माइनर के बियॉन्ड है कॉन्ट्रैक्ट करना। जब माइनर के बियॉन्ड है कॉन्ट्रैक्ट करना, तो फिर वो जो अग्रीमेंट में वो साइन करेगा वो तो वॉइड हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी, जो भी है। लेकिन कुछ केसेस होंगे जहां पे वो अग्रीमेंट का पार्ट बन सकता है। जैसे एक पार्ट होता है कि अगर वो बेनिफिशियरी है, एक पार्ट होता है उसके नाम पे उसके अंकल कुछ एफडी कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हमको लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लॉ रिलेटिंग टू माइनस कॉन्ट्रैक्ट्स इज एज फॉलोज। देखिए मैं भी दिख रहा हूँ क्या है। पहला मैं क्या बोलूंगा, अग्रीमेंट एंटर इनटू बाय माइनर इज ऑल टुगेदर वॉइड। एन अग्रीमेंट entered into by a minor is altogether void। void ही होता है हमेशा, लेकिन माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। तो हम लिखेंगे हाउएवर, ये क्या होता है सर बेनिफिशियरी, बताता हूं, कैन बी बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मिस्टर एक्स जो है ना मिस्टर वाई को 10 लाख रुपए लोन देगा, और मिस्टर वाई मिस्टर एक्स का जो बेटा है 15 ईयर्स का, इसको इसके ऊपर का 10% इंटरेस्ट जो है मतलब 1 लाख रुपीज इसको मिलेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों है, लेकिन कंसिडरेशन माइनर को मिल रहा है, वो बेनिफिशियरी है इसका, उसको बेनिफिट हो रहा है, तो ये चलेगा, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बोला आपको, माइनर के ऊपर कभी भी कुछ केस आ जाता है, कुछ इशू हो जाता है, वो हमेशा माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है। मैं कोर्ट में बोल सकता है मैं तो माइनर हूं, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर अपनी माइनॉरिटी हमेशा प्लीड कर सकता है। इसके बाद जो आता है, अगर एक माइनर ने जब छोटा था तब कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और बड़ा होने के बाद 18 ईयर्स होने के बाद वो बोल रहा है मैं उसको रेटिफाई करूं, सही कर लूं, वैलिडेट करूं, चलेगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम लिखेंगे माइनर कैन नॉट रेटिफाई ऑब्लिक वैलिडेट एन अग्रीमेंट entered into when he was a minor। जब वो माइनर था तब जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको बड़ा होके वो वैलिडेट नहीं कर सकता। याद रखना है किसी किसी केसेस में गार्डियन जो होते हैं, माइनर के देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं, वो उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइनर के एक मिस्टर ए है, इनका एक बेटा है एक्स नाम का, जिसकी उम्र है 15 ईयर्स। मिस्टर ए की डेथ की वजह से जो इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं वो इसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब एक्स क्या करेगा, ये 10 करोड़ रुपए लेके एग्जाम्पल,
तो इनका जो इसका जो गार्डियन है, मान लीजिए इसकी मम्मी है मिसेस ए, तो ये क्या करेगी, इस 10 करोड़ को बैंक में जमा करेगी एज एफडी, लेकिन एफडी में किसको मिलेगा पैसा और ये सब, माइनर करेगा, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो साइन गार्डियन मतलब मिसेस ए करेगी, लेकिन सब कुछ अधिकार इसका रहेगा। तो इसको हम कहते हैं कि गार्डियन कुछ कुछ केसेस में माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ गार्डियन कैन इन certain cases execute contract on behalf of the माइनर है, माइनर के बिहाफ पे वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है, उसमें एंटर हो सकता है। एंड लास्ट में बताना चाहूंगा सेक्शन 68 बोलता है, बहुत आसानी से सेक्शन 68 बोलता है, अगर आप किसी माइनर को उसकी नेसेसिटीज के लिए पैसा दे रहे हो तो आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। तो हम लिखेंगे अंडर सेक्शन 68 मनी गिवन टू माइनर for his necessities can be recovered from his private estate। ठीक है, तो रिकवर कर सकते हैं हम नेसेसिटीज का पैसा, गार्डियन एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर कैन नॉट रेटिफाई वैलिडेट, प्लीड माइनॉरिटी, बेनिफिशियरी हो सकता है, ऑल टुगेदर वॉइड ही होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का जो हम देखने वाले हैं, छोटा सा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023 जून में आया था। मिस्टर ए द एम्प्लॉयर इंड्यूस्ड हिज एम्प्लॉय मिस्टर बी टू सेल हिज 1 रूम फ्लैट टू हिम एट लेस देन मार्केट वैल्यू टू सीकर प्रमोशन। तो मिस्टर ए ने क्या किया बताया, मिस्टर बी को बोला तेरा जो ये 1 BHK फ्लैट है जिसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है, ये मुझे तू सिर्फ 8 करोड़ में दे दे, बेच दे, मैं तुझे प्रमोशन दे दूंगा कंपनी में। तो मिस्टर बी सोचता है सही तो है, तो वो सोल्ड सेल करता है फ्लैट मिस्टर ए को, और बाद में मिस्टर बी जो है अपना माइंड बदल देता है और बोलता है नहीं 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 नहीं, नहीं गलत कर दिया मैंने, मुझे नहीं ये फ्लैट वापस चाहिए। क्या कर सकता है मिस्टर बी ऐसा, तो हम कहेंगे बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसका जो हाँ है वो फ्री नहीं है ना, उसका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। हमने देखा है 5 चीजें होती है कंसेंट में अगर मिक्स हो जाती है तो फिर वो फ्री रहता नहीं। तो इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो पहले तो आपको सेक्शन नंबर बता दूं, यहाँ पे सेक्शन 16 है यहाँ पे जो काम में आने वाला है आपके। सेक्शन 16 के बाद और एक सेक्शन है, लेकिन उसको हम यहाँ पे कोट नहीं करेंगे, बस सेक्शन 16 के ऊपर ही बात करेंगे जो अनडू इन्फ्लुएंस के बारे में बोलता है। सेक्शन 16 क्या कहता है बेसिकली, कि अगर किसी भी दो बंदों के बीच में कोई रिलेशन है और रिलेशन ऐसा है कि उसमें से एक बंदा दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है, उसकी इच्छा को, उसकी इच्छा के ऊपर कुछ इफेक्ट डाल सकता है, तो ऐसे रिलेशन को हम अनडू इन्फ्लुएंस मानेंगे। और जब किसी का किसी के ऊपर अथॉरिटी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, बॉस है, कुछ भी है, तो हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि उन दोनों के बीच में पोजीशन ऑफ डोमिनेशन इस एम्प्लॉयर के पास या उस ओनर के पास या इस बॉस के पास है। तो यहाँ पे अनडू इन्फ्लुएंस बाय डिफॉल्ट माना जाएगा अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो यहाँ पे मैं इस केस स्टडी को पहले फैक्ट्स से शुरू करना चाहूंगा। फैक्ट्स ऑफ द केस, मिस्टर ए asked Mr. B to sell his flat at less than market value, and in return Mr. B will get promotion. That's it. Applicable provisions, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872 when relation between two persons is such that one is dominant position में, right? One is in a position to dominate the will of other. It is termed to be undue influence. इसको undue influence कहा जाएगा. ठीक है, ये हो गया मेरा पहला. रिलेशन टू पर्सन्स डोमिनेट विल ऑफ अदर, अनड्यू इन्फ्लुएंस इसको कहा जाएगा. फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर किसी के पास इफ वन पर्सन होल्ड्स रियल और apparent authority over other, then it is deemed that undue influence is involved. याद रखना ये चीज, याद रखना ये चीज हमेशा याद रखना. रियल या फिर अपरेंट अथॉरिटी. सर ये रियल है क्या है? मतलब जैसे आप मेरे बॉस हो तो वो रियल अथॉरिटी हो गई, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप मेरे बॉस की पत्नी हो तो डायरेक्टली मेरे बॉस नहीं हो, लेकिन अपेरेंटली तो आप ही कंट्रोल करोगे ना, तो वैसा हो सकता है. फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन. ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, नहीं रुक जाइए, प्रोविजन में लिखना रह गया मेरी एक चीज. सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर voidable at the option of aggrieved party whose consent was obtained using undue influence. फिर यहाँ पे आएगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन. एनालिसिस एंड कंक्लूजन में क्या लिखने वाले? हम लिखने वाले हैं इन द इंस्टेंट केस मिस्टर ए holds, he has real authority over Mr. B. Further, the consent of Mr. B to sell his house at lower than market value is obtained using undue influence. Thus, Mr. B can avoid the contract as it is voidable at the option of Mr. B. That's it. कितना प्लेन सिंपल है, ऐसे ही हमने लिखा पूरा. ठीक है, so that's it for today's guys. Let's meet tomorrow, same time, same channel, same जगह पे. Till then, write your answers and send me it over WhatsApp at 922 61 38 606 for test series, for Lock Live batch, both starting from 20th March. Also, for sending your answers for checking, you can send it at this mobile number over WhatsApp. Thank you so much, everybody. Thank you so much.